गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आज क्लास नंबर 53 हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, और इस चैप्टर की जो रिमेनिंग थियोरी थी इंटर कंपनी होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो हमने पिछली क्लास के अंदर कंप्लीट की थी। आज हम उस थियोरी से रिलेटेड यानी कि उस पॉइंट से रिलेटेड इंटर कंपनी होल्डिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इससे रिलेटेड जो हमें क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, आज हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। 13 तक क्वेश्चन पिछली क्लासेस में हमने वैसे ही कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यापार के विस्तार करने एवं मितव्ययिताओं को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से ए लिमिटेड का संविलयन बी लिमिटेड द्वारा किया गया। 31 मार्च को दोनों कंपनी की बैलेंस शीट्स आप लोगों को गिवन है। देखिए बैलेंस शीट, देखिए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच 0.5 पेड अप, ये शेयर कैपिटल है किसकी? ए लिमिटेड की। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच 0.4 पेड अप, ये कैपिटल है 80,000 बी लिमिटेड की। डन। आगे देखिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड है दोनों कंपनीज में। ओके, आगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में डिबेंचर्स और करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स गिवन है। बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन के अंदर। एसेट साइड नॉन करंट एसेट्स हैं, ओके, और करंट एसेट्स है सिंपल। चलिए आगे देखा है, देखो ए लिमिटेड का संविलयन बी लिमिटेड ने किया है, मतलब ए लिमिटेड वेंडर कंपनी हो गई, बी लिमिटेड परचेजिंग कंपनी हो गई। ठीक है, यह तय हुआ कि ए लिमिटेड के अंशधारियों को बी लिमिटेड में ₹1 वाले नए इक्विटी अंश उनके अंतर्निहित मूल्य पर निर्गमित किए जाएंगे, जो कि ए लिमिटेड को देय प्रतिफल क्रय प्रतिफल की संतुष्टि करेंगे। इस चीज़ को समझना स्टूडेंट्स, क्या बोला गया है। देखिए बी लिमिटेड परचेजिंग कंपनी है, तो बी लिमिटेड क्या करेगी? परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करेगी ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। तो उसके लिए बोला गया है कि बी लिमिटेड अपने ₹1 वाले शेयर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पर इशू करेगी। अब बी लिमिटेड के कैपिटल में देखो ₹1 वाले शेयर है, 40 तक पेडअप है, मतलब यही होगा ₹1 वाला शेयर 40 तक पेडअप मान के इशू किया जाएगा। लेकिन इशू किस रेट पर किया जाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी बी लिमिटेड की। करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना हमें आता है, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, आगे बोल रहे हैं बी लिमिटेड के देनदारों में ए लिमिटेड के द्वारा देय ₹10,000 सम्मिलित है। ओके, बी लिमिटेड के डेटर्स में ए लिमिटेड के 10,000 शामिल है। कॉमन डेटर क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 कैंसिल कर देंगे, सिंपल। बी लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट्स में विनियोगों में बी लिमिटेड के विनियोग देखिए बैलेंस शीट के अंदर 20,000 गिवन है। इसमें ए लिमिटेड के अंश प्रदत्त मूल्य ₹10,000 के सम्मिलित है। ₹10,000 का इसमें से जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो ए लिमिटेड के शेयर से रिलेटेड है। यहाँ पर समझना, बी लिमिटेड ने इन्वेस्ट कर रखा है ए लिमिटेड के शेयर्स में। बी लिमिटेड हमारी परचेजिंग कंपनी, इसका मतलब परचेजिंग कंपनी ने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं वेंडर कंपनी के। हो गया इंटर कंपनी होल्डिंग, पढ़ा था ना, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट, इंटर कंपनी होल्डिंग। जब परचेजिंग वेंडर कंपनी एक दूसरे के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है तो इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट या इंटर कंपनी होल्डिंग्स हम उसको कहते हैं। यहाँ पर कंडीशन है बी लिमिटेड परचेजिंग कंपनी है, ए लिमिटेड वेंडर कंपनी है, बी लिमिटेड ने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं ए लिमिटेड में, मतलब परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। तो इसके लिए किस टाइप से एडजस्टमेंट्स हमने सीखे हैं स्टूडेंट्स? परचेज कंसिडरेशन में, जर्नल एंट्रीज में, उन चीज़ों को याद कर लीजिए दिमाग में। नेट एसेट मेथड से पोर्शन ऑफ परचेजिंग कंपनी लेस होता है, रिमेनिंग हमारा परचेज कंसिडरेशन होता है। नेट पेमेंट मेथड में जो शेयर्स परचेजिंग कंपनी के पास हो उनके लिए हम रेशियो देखते ही नहीं हैं। और एंट्रीज के अंदर क्या डिफरेंस आता है? तो परचेजिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट्स?
कैंसिल करते हैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व से, और वेंडर कंपनी परचेजिंग से रिलेटेड अमाउंट को शेयर होल्डर्स के अकाउंट से कैंसिल करती है। ये सारे एडजस्टमेंट्स हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से पिछली क्लास के अंदर। चलिए अब स्टार्ट करेंगे आगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन में आगे बोला गया है, और ए लिमिटेड के स्टॉक में 6000 का ऐसा माल शामिल है जो कि बी लिमिटेड द्वारा विक्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाकर बेचा गया। तो सीधा सा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक है 600 का, उसको कैंसिल कर देंगे हम। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज दीजिए। संविलियन के तुरंत बाद का बी लिमिटेड का चिट्ठा भी तैयार कीजिए। आपको करना क्या है, ए लिमिटेड की बुक्स में भी जर्नल एंट्रीज देनी है, बी लिमिटेड की बुक्स में भी जर्नल एंट्रीज देनी है, और फिर फाइनली आपको बी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर मर्जर। बट स्टूडेंट्स, इन सब से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी परचेज कंसिडरेशन की, और परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन हम हमारे नॉर्मल नेट एसेट मेथड से ही करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि बी लिमिटेड जो है ना वो अपना शेयर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पर देने वाली है, तो इसके लिए हमें बी लिमिटेड के शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करनी पड़ेगी, ताकि हम ये पता कर सके कि ए लिमिटेड को शेयर्स किस रेट पर इशू होने वाले हैं। चलिए ये तो हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है बी लिमिटेड की। ओके, समझ में आ रही है चीज़, क्योंकि बी लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी तो एक ही नेट एसेट्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करें, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, समझना इस चीज़ को, नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड, क्योंकि ए हमारी क्या है, ए कंपनी वेंडर कंपनी है, तो वेंडर कंपनी की नेट एसेट्स से परचेज कंसिडरेशन होती है। चलिए वेंडर कंपनी की नेट एसेट्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ए लिमिटेड की एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटीज गिवन है, इन सबको लिखे, इनका डिफरेंस क्या हो जाएंगे हमारे नेट एसेट्स। एसेट्स लिखते हैं, देखिए मशीन दे रखी है 1,40,000, यहाँ लिख देंगे मशीनरी 1,40,000। सारी एसेट्स को लिखना है और कोई रिवैल्यूएशन भी यहाँ नहीं है। और सिंपल सी चीज़ है कि मर्जर है ना, तो ऐसे केस में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ऐसे केस में हमें कोई चेंज करना भी नहीं है। गुडविल दे रखी है 40,000, गुडविल गिवन है 40,000। ये मर्जर के नेचर का अमालगमेशन, मर्जर के नेचर का अमालगमेशन भी हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन के अंदर इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एब्जॉर्प्शन कहा गया है, और एब्जॉर्प्शन जो है वो अमालगमेशन की तरह ही होता है। ये परचेज के नेचर में भी हो सकता है, ये मर्जर के नेचर में भी हो सकता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 20,000, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमें देखना है ए लिमिटेड से रिलेटेड, तो ए लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट्स 20,000। इसके बाद ए लिमिटेड का स्टॉक, डेटर्स और कैश है 2090 और 10। स्टॉक दे रखा है 20,000, डेटर्स गिवन है 90,000 और कैश एट बैंक है 10,000। सारी की सारी एसेट्स लिख ली, इनकी टोटल कर ले हम, यही आएगी सेम जो बैलेंस शीट की टोटल है 3,20,000। इसमें से लेस करेंगे लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ में देखिए हमारे पास क्या क्या है, डिबेंचर्स है और क्रेडिटर्स है, माइनस कर देते हैं 120 और 60। डिबेंचर्स का परसेंटेज नहीं गिवन है, डिबेंचर्स 1,20,000 और क्रेडिटर्स माइनस कर देते हैं 60,000। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड कितना रहा, ये 1,40,000। ये हो गई हमारी नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड। चलिए इसके बेस पे तो हम अपना परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अब हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स निकालें, उससे पहले क्या करें स्टूडेंट्स, हमें बी लिमिटेड के इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाए, ताकि हम क्या कर सके, उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन कर सके कि बी लिमिटेड शेयर कितनी रेट पे इशू करी। एक वाला शेयर है 0.4 तक पैडअप तो माना जाएगा, लेकिन अब वो 0.5 में इशू होगा, 0.8 में इशू होगा, क्या रेट रहेगी वो इंट्रिंसिक वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में जैसे फर्स्ट हमारा ये हो गया कैलकुलेट
अब यहाँ हम कैलकुलेट करें कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ बी लिमिटेड। करें स्टार्ट। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए नेट एसेट्स चाहिए और नेट एसेट्स के लिए हमारे पास बी लिमिटेड की सारी एसेट्स अवेलेबल है, उसकी सारी लाइबिलिटीज़ जो है वो है, उनको हम देख लेते हैं वन बाय वन। मशीनरी 1,66,000, चलिए। फिर आगे गिवन है गुडविल 20,000, गुडविल तो हमें गिवन है 20,000, ओके। इन्वेस्टमेंट्स गिवन है। अब इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना स्टूडेंट्स कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोला गया है कि बी लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट्स में, बी लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट्स में 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ए लिमिटेड से रिलेटेड है। 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट्स ए लिमिटेड के शेयर से रिलेटेड है। अब ए लिमिटेड के जो शेयर्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसको तो आपको नई वैल्यू पर लिखना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आपको अपने सारे एसेट्स वगैरह को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। तो इन्वेस्टमेंट्स की प्राइस हो सकता है चेंज हो गई हो। एक बार हम उन इन्वेस्टमेंट्स को हटाएं और रिमेनिंग 10,000 के इन्वेस्टमेंट्स को लिख दें। मतलब इन्वेस्टमेंट्स अदर दैन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड कितने हैं रिमेनिंग? 10,000 तो सिंपल दूसरे इन्वेस्टमेंट है, लिखेंगे। और स्टॉक डेटर्स और कैश दे रखा है, देखिए स्टॉक दे रखा है 50,000, डेटर्स दे रखे हैं 80,000, कैश एट बैंक है 4,000। स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट मैं वापस बता रही हूँ, बी लिमिटेड के शेयर्स की हमें फेयर इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि बी लिमिटेड की एसेट्स को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाए। तो दूसरी किसी एसेट के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन ये 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड से रिलेटेड है उनमें ज़रूर हम रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ए लिमिटेड के शेयर्स की वैल्यू कितनी है और उसके बेस पे हम बी लिमिटेड की एसेट्स में यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। अब इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ए लिमिटेड के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगी क्योंकि ए लिमिटेड की नेट एसेट्स है, शेयर है, तो पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू तो निकल ही जाएगी। यहाँ हम लिखें कि ए लिमिटेड में टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है कितने। देखें ए लिमिटेड की शेयर कैपिटल देखो स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, 1 रुपये वाले शेयर है 0.5 तक पैडअप है और टोटल आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपए की। तो शेयर्स कितने हो गए समझो, एक शेयर 1 रुपये का वो अलग बात रही, आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल और आप कह रहे हो कि एक शेयर पर 50 पैसे ले रखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू 2 लाख शेयर्स। ए लिमिटेड की कैपिटल कैसी है 2 लाख शेयर ऑफ ₹1 ईच, 0.5 पैडअप। आ रही है बात समझ में? तो अब यहाँ से इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने में कहाँ दिक्कत है? इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। दोनों ही चीज़ें हमारे पास है, उनकी नेट एसेट्स आती है 1,40,000 और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख इज इक्वल्स टू 0.7 पर शेयर। आ रही है बात समझ में? 0.70 करके इसे समझ में आई चीज़ स्टूडेंट्स। हमने ए लिमिटेड के शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट कर ली क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पर लिखने के लिए। अब यहाँ एक चीज़ और देखें, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के 10,000 रुपये के शेयर्स ले रखे, 10,000 रुपये के शेयर्स ले रखे हैं। यहाँ एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय बी लिमिटेड।
उसने 10,000 रुपये के शेयर ले रखे, एक शेयर 0.5 तक पैड अप है, मतलब कि बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड में 20,000 शेयर खरीदे हुए, 20,000 शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, 0.5 पैड अप, तभी उसके पास 10,000 की कैपिटल, 10,000 का इन्वेस्टमेंट है ना, ए से रिलेटेड। आ रही है चीज़ समझ में? तो ये ए के 20,000 शेयर जो बी लिमिटेड के पास है उनका हमें रिवैल्यूएशन करना है, ताकि बी लिमिटेड के नेट एसेट्स हम फाइंड आउट कर सकें। तो हमें पता है कि बी के पास कितने शेयर्स है, ए के 20,000 शेयर है, और ए का एक शेयर कितने का है, 0.7 का है, मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए, 14,000 रुपये के। इस तरीके से हमारे पास बी लिमिटेड की टोटल एसेट्स आएगी। करते हैं टोटल, 166 + 20, 10, 50, 80, 4 and 14, 3,44,000। यहाँ से लेस करेंगे लाइबिलिटीज़ जो इनकी है, डिबेंचर्स है और क्रेडिटर्स है, दोनों को ही लेस कर देंगे स्टूडेंट्स। देखिए कितना गिवन है, डिबेंचर्स गिवन है 1 लाख और क्रेडिटर्स 76,000। ये 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स, ये 76,000 रुपये के क्रेडिटर्स। ये हमारे पास क्या आ गई, बी लिमिटेड की नेट एसेट्स। तो 244 - 76, 1,68,000। ये हमारे पास क्या आ गई, बी लिमिटेड की नेट एसेट्स। ये क्यों निकाल रहे हैं हम बी लिमिटेड की नेट एसेट्स, ताकि बी लिमिटेड की एक शेयर की वैल्यू हमें पता चले और फिर हम देख सके कि ए लिमिटेड को इसे कितने शेयर्स देने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ हम निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। उससे पहले हमें ये पता तो हो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है कितने इनके पास। अब देखिए बी लिमिटेड की कैपिटल दे रखा है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, 0.4 पैडअप, ₹0.4 पैडअप। ये आपकी कैपिटल हो रही है 80,000 की। 80,000 रुपये की कैपिटल है स्टूडेंट्स, और एक शेयर 0.4 तक पैडअप है। तो हम देख ले यहाँ भी 2 लाख शेयर्स आ रहे हैं। बी लिमिटेड के टोटल शेयर्स कितने हैं, 2 लाख। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अब आराम से फाइंड आउट हो सकती है। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, फॉर्मूला तो वही, नेट एसेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। दोनों ही इंफॉर्मेशंस है। नेट एसेट्स 1,68,000, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख, 0.84 पर शेयर। दैट्स ऑल। बात समझ में आई? हमने क्या किया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बोला है कि बी लिमिटेड ए लिमिटेड को अपने शेयर्स अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पर इशू करने वाली है। चलिए समझ में आ गया। अब हमें उसके लिए रिक्वायरमेंट थी बी लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू की, जो हमारे पास आ गई कि भाई उनका शेयर जो है वो 1 रुपये वाला है, 0.4 तक पैडअप मान के वो 84.84 की रेट पर इशू करने वाली है। यहाँ समझना 0.4 तक पैडअप, 0.84 पर इशू हो रहा है, मतलब 0.44 का प्रीमियम। इसको हम आगे वापस लिखेंगे। तो हमने क्या करना था, बी लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी थी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है कि नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमने बी लिमिटेड की नेट एसेट्स निकाली। अब बी लिमिटेड की जब हम नेट एसेट्स निकालने गए तो हमें पता चला कि बी लिमिटेड की एसेट्स में तो एक इन्वेस्टमेंट है जो कि ए लिमिटेड के शेयर्स में किया हुआ है, और ए लिमिटेड के जो शेयर्स है उनको हम फेयर वैल्यू पर लिखे, क्योंकि नई जो भी आपकी एसेट्स है, जो भी लाइबिलिटीज़ है, उनको सही वैल्यू पर लिखना होता है। इसलिए ए लिमिटेड के जो 20,000 शेयर हमारे पास हैं उनकी सही वैल्यू हमने फाइंड आउट की, क्योंकि पहले तो कितने पर रिकॉर्डेड थे, 0.5 पर, लेकिन अब इनकी वैल्यू कितनी हो गई है, 0.7। तो 0.7 पर हमने रिकॉर्ड किया और ऐसे नेट एसेट्स निकाली, और ये 0.7 पता करना था, ए लिमिटेड की शेयर्स की वैल्यू पता करनी थी, इसलिए हमने ए लिमिटेड की भी नेट एसेट्स फाइंड आउट कर ली। और ए लिमिटेड की नेट एसेट्स दूसरा रीज़न फाइंड आउट करने के लिए, तो ए लिमिटेड वेंडर कंपनी है भाई, उनकी नेट एसेट्स ही तो परचेज कंसिडरेशन बनेगी ना, वेंडर कंपनी की नेट एसेट्स से परचेज कंसिडरेशन बनती है। तो अब हम फाइनली फाइंड आउट करेंगे हमारा परचेज कंसिडरेशन। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड, यही क्या होता है हमारा परचेज कंसिडरेशन इन नॉर्मल केसेस। लेकिन
अब याद कीजिए इंटर कंपनी होल्डिंग्स। अब आता है पॉइंट, इंटर कंपनी होल्डिंग होती है तब हम परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन के टाइम पर क्या एडजस्टमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते टाइम पे हमें ये देखना है कि ए लिमिटेड के जितने शेयर होल्डर्स हैं उनसे रिलेटेड कैपिटल कितनी, उनसे रिलेटेड एसेट्स कितनी, 1,40,000। ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स में से 10% होल्डिंग तो बी लिमिटेड के पास है। ये परसेंटेज होल्डिंग अगर हम देखें कैसे निकलेगी कि टोटल 2 लाख में से 20,000 शेयर इनके पास, मतलब कि 10% होल्डिंग। दैट्स सिंपल। कितना? 10% इन्होंने होल्ड कर रखा है, तो पोर्शन ऑफ परचेजिंग कंपनी तो हमें लेस करना है, रिमेनिंग के लिए ही तो परचेजिंग कंपनी पे करेगी। अब जो एसेट्स खुद परचेजिंग कंपनी की है, क्या परचेजिंग कंपनी खुद के लिए पेमेंट करेगी क्या? क्योंकि ए लिमिटेड को क्या करना है, ये 1,40,000 रुपये उनकी नेट एसेट्स है शेयर होल्डर्स की, उनको पे ऑफ करना है। तो अब इनमें से 10% पोर्शन तो खुद उसका बी लिमिटेड का बन रहा है, तो बी लिमिटेड क्या कहेगी कि आप हमसे 10% के पैसे मत लीजिए, क्योंकि आप लेके हमें ही दे, ये तो कोई बात नहीं होती है ना। इसलिए क्या करेंगे, पोर्शन ऑफ परचेजिंग कंपनी को लेस करेंगे। और ये चीज़ मैं आप लोगों को जब थियरी समझाई थी तब भी बता चुकी हूँ, लेस करेंगे शेयर ऑफ बी लिमिटेड कितना, 10%, यानी कि 14,000। देन रिमेनिंग 1,26,000 नेट एसेट्स, और यही हमारा, इसको पहले हम ऐसे लिखे, नेट एसेट्स अवेलेबल टू आउटसाइडर शेयर होल्डर्स। मतलब ए लिमिटेड के आउटसाइडर्स जो है ना, बी लिमिटेड के अलावा जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे रिलेटेड नेट एसेट्स कितनी आ गई, 1,26,000। इस 1,26,000 के लिए ही बी लिमिटेड अपने शेयर्स इशू करेगी। तो अब हम देखें नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय बी लिमिटेड, तो 1,26,000 रुपये का कंसिडरेशन है हमारा, परचेज कंसिडरेशन वही है, उसके लिए पे करेगी ए बी लिमिटेड अपना शेयर 0.84 की रेट पर, इंट्रिंसिक वैल्यू पर ही शेयर इशू होना है। देन 1,26,000 डिवाइडेड बाय 0.84, 1,50,000 शेयर्स। अब हम परचेज कंसिडरेशन को प्रॉपर लैंग्वेज में लिख ले कि कितना, तो समझ में तो आ ही गया है कि बी लिमिटेड विल इशू 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, 0.4 पेड अप, ₹8.84। समझना, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, ₹0.4 paid up, issued at ₹0.84, means premium of ₹0.44 per share। समझ में आ रही है बात? आप ये नहीं कह सकते कि ₹1 वाला शेयर 0.84 पर इशू हो रहा है, मतलब 0.16 का डिस्काउंट है। नो, 0.4 तक पैडअप माना जाएगा, क्योंकि उसकी कैपिटल ऐसी ही है, कैपिटल का स्ट्रक्चर ही वही है, इसलिए हम भी इन शेयर्स को 0.4 तक पैडअप मानेंगे। और 84 के रेट पे इशू कर रहे हो ना, दैट मीन्स 0.44 का एक शेयर पर आप प्रीमियम ले रहे हो। और परचेज कंसिडरेशन 1,50,000 टू 0.84 इज इक्वल्स टू 1,26,000 रुपीज़। आई बात समझ में? यही हमारा क्या है, परचेज कंसिडरेशन है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आ रही है चीज़ समझ में? हमने हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन कंप्लीट किया। ये हमारी कैलकुलेशन परचेज कंसिडरेशन की। इंटर कंपनी होल्डिंग्स में हर क्वेश्चन में इतनी लंबी कैलकुलेशन हो परचेज कंसिडरेशन की ज़रूरी नहीं है। देखो ये सारी कैलकुलेशन हमें इस वैल्यू के लिए करनी पड़ी। क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ मतलब इशू प्राइस पहले ही दे देते तो हम तो सीधी सी यहाँ नेट एसेट्स निकालते हैं यहाँ तक,
और फिर यहाँ से काम शुरू। तो बहुत शॉर्ट में हो जाती है परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट, लेकिन क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू वाला पॉइंट भी इस क्वेश्चन के अंदर हमने सॉल्व किया, इसलिए हमारी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो गई। वापस से इस कैलकुलेशन को मैं समझा रही हूँ, वन एंड ओनली क्वेश्चन जिसमें इतनी लेंदी और घूमी हुई थोड़ी कैलकुलेशन है परचेज कंसिडरेशन की। लेकिन अगर आप समझना चाहेंगे इस चीज़ को, अगर आप इस चीज़ को खुद समझेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल है, बस लेंदी है। देखो हमें क्वेश्चन में बोला कि बी लिमिटेड ए लिमिटेड को अपना शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू पर इशू करेगी, सबसे पहली चीज़ तो ये, इसलिए हमने बी लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली और उसके लिए रिक्वायरमेंट थी इन इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू की। तो अब ये इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू मिले कहाँ से? तो ये इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू हमें ए लिमिटेड की बैलेंस शीट से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसलिए हमने ए लिमिटेड के नेट एसेट्स को बेस बनाया, उनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालना तो आ गया ना, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में जितना पैडअप है उसके हिसाब से हमने निकाल लिया। और फिर हमने ए लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली। उस वैल्यू का मतलब है कि ए लिमिटेड का एक शेयर 0.7 की वैल्यू रखता है, तो बी लिमिटेड के पास जो ए लिमिटेड के 20,000 शेयर है उनकी वैल्यू 14,000। इस तरीके से बी लिमिटेड की सारी एसेट्स आई, लाइबिलिटीज़ लेस करके हमने बी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली कि भैया बी अपना एक शेयर 0.84 पर इशू करने वाला। चलिए अच्छी बात, एक शेयर 0.84 इशू करोगे, आपको 1,40,000 के कंसिडरेशन का पेमेंट करना। हमने लिखा नेट एसेट्स ए लिमिटेड की 1,40,000। अब यहाँ पर इंटरकंपनी होल्डिंग है, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो अब ए लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को जब पेमेंट करेगी तो वो बी लिमिटेड को तो पेमेंट नहीं करेगी, तो उससे रिलेटेड अमाउंट बी लिमिटेड को देने की नीड भी नहीं है। इसलिए हमने बी लिमिटेड का ये पोर्शन 10% होल्डिंग का, वो 10% हमने यहाँ से कैंसिल किया। क्या किया? कैंसिल किया। रिमेनिंग बचा 1,26,000, ये हमारा आउटसाइडर शेयर होल्डर्स के लिए, यही हमारा परचेज कंसिडरेशन है। और इस परचेज कंसिडरेशन को कैसे पे कर रही है बी लिमिटेड? अपने शेयर्स में, यानी कि 0.84 के रेट पर। तो 1,50,000 इक्विटी शेयर्स वो इशू करेगी ₹1 वाले, 4.4 तक पैडअप मानते हुए 0.84 की रेट से। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारा परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन हो। तो एक वाला शेयर 0.4 तक पैडअप, तो हमें क्या देखना है कि 0.4 की वैल्यू की चीज़ 0.84 पर इशू रही, मतलब कि 0.44 पर शेयर का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है। तो ये तो हमारी परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन हुई, इसको नोट कर ले। फिर अब इसके बाद हम एंट्रीज करेंगे वेंडर कंपनी की बुक्स में, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में, और फाइनली परचेजिंग कंपनी की नई बैलेंस शीट भी हम बनाएंगे। करें स्टार्ट? चलिए, परचेजिंग कंपनी बी लिमिटेड की बुक्स में जब हम एंट्रीज करेंगे तब वहाँ पर हम जो हमारे कॉमन डेटर क्रेडिटर के इन्फॉर्मेशंस हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन है, उन सारी चीज़ों के भी एडजस्टमेंट्स हम साथ के साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें हमारी वेंडर कंपनी ए लिमिटेड की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्रीज करनी। वेंडर कंपनी की बुक्स में कैसे जर्नल एंट्रीज होती है? सब सिंपल है, बस एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी है। कौन सी? परचेजिंग कंपनी से रिलेटेड अमाउंट 14,000 जो अभी हमने यहाँ लिखा था ना, 10% पोर्शन उनका कितना बना? 14,000। उस 14,000 से हम कैंसिल करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि वो 14,000 का पेमेंट हमें नहीं करना है। चलिए, एंट्रीज करनी है ना। हाँ, सबसे पहली एंट्री होगी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ए लिमिटेड की जितनी भी एसेट्स दे रखी है सबको 1 बाय 1 रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। एसेट्स डेबिट बैलेंस वाली है, उनको तो करेंगे क्रेडिट, और डेबिट हो जाएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। मशीनरी सबसे पहले हमें एसेट दे रखी है, देखिए मशीन की वैल्यू ए लिमिटेड में 1,40,000। ये एंट्रीज हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड आर वेंडर कंपनी। ओके, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ये चीज़ लिखना ज़रूरी है आंसर के अंदर, ताकि परचेजिंग और वेंडर कंपनी की डिफरेंसेस हमें पता चले। तो हमेशा आंसर के अंदर इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बना के एंट्री स्टार्ट करेंगे। 2 नेक्स्ट एसेट दे रखिए गुडविल 40,000 टू गुडविल 40,000। यहाँ टोटल हम लास्ट में लिखेंगे। 2 इन्वेस्टमेंट्स, ए लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट्स भी है 20,000 है। इसके बाद स्टॉक डेटर्स और कैश गिवन है 2। स्टॉक दे रखा है 20,000।
फिर डेटर्स हमें गिवन है 90,000 के, तो टू डेटर्स सारी की सारी एसेट्स को हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। और फाइनल दे रखा है कैश, कैश दे रखा है 10,000, देन टू कैश 10,000। टोटल ये 320 ही है जो बैलेंस शीट में सारी एसेट्स तो हमने लिखी है, तो वही टोटल यहाँ आ रही है। ये हमने फर्स्ट एंट्री करी, वेंडर कंपनी की सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। अब लाइबिलिटीज़, डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स इनको भी ट्रांसफ़र करेंगे। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही एंट्री होगी। एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हमने एसेट्स को क्रेडिट किया, तो लाइबिलिटीज़ को डेबिट करेंगे। ये दे रखा है 120 और 60, दैन टोटल 1,80,000। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है, वो एंट्रीज तो यहाँ है नहीं कि परचेजिंग ने नहीं लिया, वेंडर ने खुद से सेल आउट किया या खुद से पेमेंट किया, ये सब कुछ नहीं है। अब हम करेंगे एंट्री हमारी परचेज कंसिडरेशन की। देखिए परचेज कंसिडरेशन के लिए हमने अभी अभी कैलकुलेशन करी थी, परचेज कंसिडरेशन हमारा आया था 1,26,000, वही लिखा जाएगा। चलिए यहाँ हम लिखते हैं परचेज कंसिडरेशन के लिए हम अपनी परचेजिंग कंपनी को अपना डेटर बनाएंगे। देन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना परचेज कंसिडरेशन 1,26,000। इसके बाद परचेज कंसिडरेशन रिसीव होगा, रिसीव किस फॉर्म में होने वाला है, देन इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, तो डेबिट हो जाएंगे हमारे बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। इनको हमने पहले डेटर बनाया ना, पेमेंट हमें रिसीव हो गया। चलिए इनको आपस से कैंसिल किया। यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसके बाद आती है इंफॉर्मेशन, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा कुछ है नहीं। अब इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड जो जो अमाउंट्स है वो उनके अकाउंट के अंदर हम कर दे ट्रांसफ़र। चलिए क्या क्या है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व और वर्कमेंस कंपनसेशन फंड है, तीन चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ करते हैं हम एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो कैपिटल क्रेडिट बैलेंस वाली होती है, कैंसिल करने के लिए इसको दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो डेबिट कर देंगे। ये 1,00,000 की कैपिटल। जनरल रिजर्व है, एंट्री के लिए जनरल रिजर्व को भी डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व हमारे पास गिवन है 30,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ए लिमिटेड के पास कोई बैलेंस नहीं, बी लिमिटेड के पास है, लेकिन वर्कमेंस कंपनसेशन फंड है ए लिमिटेड में भी 10,000। वर्कमेंस कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 10,000। इन सबको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट। यही होता है ना, कैपिटल, रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट सब ट्रांसफ़र करनी है। तो कैपिटल और रिजर्व्स के लिए हम एक ही एंट्री पास कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल और रिजर्व दोनों ही क्रेडिट बैलेंस वाले होते हैं। 1,40,000। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। जनरल केसेस में इस एंट्री के बाद हम पेमेंट कर देते थे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, लेकिन इंटर कंपनी होल्डिंग, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट, याद कीजिए जब परचेजिंग कंपनी ने शेयर्स होल्ड कर रखे हो वेंडर कंपनी में, तो वेंडर कंपनी की बुक्स में क्या एडिशनल एंट्री होती है, परचेजिंग कंपनी से रिलेटेड अमाउंट को हम कैंसिल करते हैं। जब हमने परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट किया तो अभी हमने लिखा था ना पहले 1,40,000 माइनस 14,000 शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी, शेयर ऑफ बी लिमिटेड हमने लेस किया था। तो उस पार्ट को जो हमने लेस करा था, जो कैंसिल करा था, उसको कैंसिल करने के लिए अकाउंटिंग भी तो करनी पड़ेगी। किस अकाउंट के थ्रू, तो वो है क्या, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके क्लेम्स को कम करना है। तो उनके क्लेम को अगर बढ़ाना हो, हमें इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ देना हो, तब तो हम उन्हें क्रेडिट करते हैं।
किया ना कि इनको कैपिटल का मिलेगा, रिजर्व का मिलेगा, कॉम्पेंसेशन फंड में जो बचा हुआ वो मिलेगा। लेकिन अगर हमें उनका कोई क्लेम कैंसिल करना है तो उनको क्या करेंगे, डेबिट। तो इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट 14,000 से डेबिट हो जाएगा और एंट्री किस अकाउंट के थ्रू होगी, तो मैम रियलाइजेशन अकाउंट। आई बात समझ में? रियलाइजेशन के थ्रू हमने क्या कर दिया, उस पोर्शन को कैंसिल कर दिया, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन हमें रियलाइजेशन से ही रिसीव होता है। अब इसके बाद फाइनल एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने की, डेबिट करें इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी यानी कि बी लिमिटेड। ये दो ही अकाउंट्स बच रहे, अगर आप क्वेश्चन देखें, हम समझ लें इस चीज़ को, दो ही खाते बचे। इक्विटी शेयर होल्डर में कितना बैलेंस बचा, 1,26,000 और हमें शेयर्स भी कितने मिले थे, 1,26,000 के। पेमेंट हो गया और सारे के सारे अकाउंट्स क्लोज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। इज दैट क्लियर? 100% समझ में आया हमने किस तरीके से एंट्रीज़ की स्टूडेंट्स। जैसे जैसे हम नॉर्मल एंट्रीज़ करते आए हैं, स्टार्टिंग वाली यहाँ तक एंट्रीज़ तो बिल्कुल सेम थी, ये वाली एंट्री एक्स्ट्रा करनी। मैंने कहा था ना जब हमने अकाउंटिंग समझी थी तभी कर दिया था कि एडिशनल एंट्री आपको करनी पड़ सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि पहले जो एंट्रीज़ करी थी वो करनी नहीं, वो तो करनी है, उनके अलावा ये एक एंट्री और करनी। तो ये पोर्शन कैंसिल करना है, इसके लिए पहले यहाँ तक की सारी एंट्रीज करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स में जो जो ट्रांसफ़र करना है वो करेंगे। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कुछ था नहीं, इसलिए हमने कोई भी जर्नल एंट्री इससे रिलेटेड पास नहीं की। मैं पॉइंट बताना भी भूल ही गई। देखिए रियलाइजेशन में कोई ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। हम अगर मैच करें रियलाइजेशन का बैलेंस देखें, 320 से इधर ये डेबिट हुआ था, इसके बाद डेबिट कहीं नहीं हुआ। क्रेडिट देखें, 180 से यहाँ क्रेडिट हुआ, 126 से यहाँ क्रेडिट हुआ, 14 से यहाँ क्रेडिट हुआ, तो ये 140 और 180 ये दोनों मिला के 320 हो गए। रियलाइजेशन में कोई प्रॉफिट लॉस है ही नहीं। अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट लॉस होता तो इस एंट्री से पहले हम रियलाइजेशन के प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड एंट्री करते, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में ना तो प्रॉफिट और ना तो लॉस है, बिल्कुल अकाउंट में आपका बैलेंस जो है वो मैच हो चुका है, इसलिए हमने प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड एंट्री नहीं की। अगर प्रॉफिट होता तो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होता, रियलाइजेशन टू शेयर होल्डर्स से। लॉस होता तो भी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, शेयर होल्डर्स टू रियलाइजेशन करके। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर रियलाइजेशन पर ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, इसलिए वो एंट्री हमने करी ही नहीं। और बाकी ये सारी सिंपल एंट्रीज, बस ये वाली एंट्री हमारी एडिशनल थी जो कि इंटर कंपनी होल्डिंग्स के कारण थी। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो स्टूडेंट्स, चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पहले हमने जो परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन की, उस कैलकुलेशन के बेस पे हमने हमारा परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट किया था। आई थिंक आप लोगों को वो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। आप लोग अब जब इस क्वेश्चन को वापस करेंगे, अब इस क्वेश्चन अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें एंट्रीज करनी है अभी तक जर्नल, इन द जर्नल ऑफ बी लिमिटेड। हमें बी लिमिटेड के जर्नल में भी एंट्रीज करनी है और उसके साथ साथ हमें बी लिमिटेड की बैलेंस शीट भी बना के तैयार करनी है। तो ये काम हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक आप लोग चाहे तो बी लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई खास चेंज आने वाला नहीं है, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है ना। क्या करते हैं हम परचेजिंग कंपनी की बुक्स में ऐसे केस में जर्नल एंट्री कि परचेजिंग कंपनी का वो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं किस अकाउंट के थ्रू, तो या तो गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व, जो भी बिजनेस परचेज में आएगा। और कुछ नहीं आता है बाई चांस बिजनेस परचेज की एंट्री में, तो इन दैट केस हम गुडविल से एंट्री कर देते हैं। तो बस वो एक एडिशनल एंट्री करनी है। बाकी बिजनेस परचेज की एंट्री, पेमेंट की एंट्री, और उसके बाद जो हमारे इंटर कंपनी इन्वेस्ट ट्रांजेक्शन्स दे रखे ना स्टूडेंट्स, उनकी एंट्री हमें ज़रूर करनी है। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स में हमारे पास कॉमन डेटरी क्रेडिटर्स भी हैं और साथ के साथ हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक भी है, वो करके फाइनल हम अपनी बी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये सारा काम हम अगली क्लास में करेंगे। आप इस क्वेश्चन की यहाँ तक की कैलकुलेशंस को वापस करिए, इन जर्नल एंट्रीज़ को समझिए, इसमें कोई भी एंट्री अलग नहीं थी, सब कुछ सेम था, बस ये एक एंट्री हमने एक्स्ट्रा करी है।
हमें करना क्या होता है, उस पोर्शन को ही लेस करना है। तो जब हम परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करेंगे ना, वहाँ पे हमें वो अमाउंट मिल जाएगी कि किस अमाउंट से हमें कैंसिलेशन करना है। तो हमें अमाउंट मिली गई थी, 10% शेयर था, टोटल 140 की नेट एसेट्स में उनका 10% शेयर, तो 14,000 रुपये से हमने क्या कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्लेम को कम किया। यहाँ पे हमने एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू करी है स्टूडेंट्स। इसके पीछे का रीज़न भी मैंने बता दिया, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन आपका रियलाइजेशन से रिसीव होता है। बाई चांस अगर यहाँ पे ये कैंसिलेशन नहीं होना होता तो हमारे रियलाइजेशन के अंदर यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा आती, हमें पैसा ज़्यादा मिलता ना, परचेज कंसिडरेशन का 140 मिलता। लेकिन क्योंकि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्लेम जो है उनमें 10% खुद परचेजिंग कंपनी का था, इसलिए हमें कम अमाउंट रिसीव हुई। इसलिए ये वाली एंट्री जो है ना, वो हमारी रियलाइजेशन का अकाउंट के थ्रू ही होगी हमेशा कैंसिलेशन करने की। वहाँ पैसा मिल भी कम रहा है, इसलिए हम उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्लेम को कैंसिल करके उनको डेबिट कर देंगे। आ गई बात समझ में। और फिर फाइनल पेमेंट। इस तरीके से हमने वेडा कंपनी की बुक्स में एंट्री कंप्लीट की। नेक्स्ट क्लास में हम परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्रीज करेंगे और उसके साथ साथ उनकी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को। थैंक यू।